मतलब जरा सोचिए, जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा सफल है, जिसने अपने फील्ड में एकदम झंडे गाड़ रखे हैं, उसकी जिंदगी कैसी होगी। अक्सर लोग यही तस्वीर बनाते हैं कि वो दिन में 20-20 काम एक साथ करता होगा। हाँ बिल्कुल। मतलब सिर्फ 4 घंटे सोता होगा, हर वक्त फोन पर या ईमेल का जवाब दे रहा होगा और हमेशा एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भाग रहा होगा। सही कहा। आज की दुनिया में ना ये बिजी रहने को ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मान लिया गया है। वही तो। लेकिन क्या हो अगर आज की हमारी ये गहन चर्चा इस पूरी धारणा को ही पलट दे। अरे ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो जाएगा। हाँ, पर सोचिए, क्या हो अगर ये साबित हो जाए कि वो अति सफल इंसान असल में बाकियों से बहुत कम काम कर रहा है। ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम जिस भ्रम में जी रहे हैं वो यही है कि व्यस्तता मतलब बिजी रहना और प्रोडक्टिविटी एक ही चीज है। जो कि बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक एक अंतहीन टू डू लिस्ट के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च मौजूद हैं, जो गैरी केलर और जे पापासन की मशहूर किताब द वन थिंग पर आधारित हैं, वो कुछ और ही कहते हैं। और यही आज की इस पूरी चर्चा का मुख्य मिशन है। बिल्कुल। इस किताब का पूरा शोध इसी बात पर टिका है कि हर दिशा में भागने से कोई महान परिणाम नहीं मिलते। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब हम अपना सारा फोकस समेटकर सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर लगा देते हैं। जी, केवल सही चीज को पहचानने और उसे करने से वो परिणाम मिल सकते हैं जिन्हें लोग चमत्कार मानते हैं। मुझे इस विषय में सबसे बड़ी विडंबना ये लगती है कि कैसे हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में मल्टीटास्किंग को एक मेडल की तरह गर्व से पहना जाता है। अरे हाँ, रिज्यूमे में लोग बाकायदा लिखते हैं कि वो एक बेहतरीन मल्टीटास्कर हैं। एकदम। जबकि ये रिसर्च कह रही है कि फोकस को नैरो करना, यानी उसे बिल्कुल एक बिंदु पर ले आना ही असली सफलता की चाबी है। सही बात है। तो चलिए इस समस्या की जड़ से शुरुआत करते हैं। ये हर चीज करने की बीमारी आखिर हमारे फोकस को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। इसे समझने के लिए हमें ऊर्जा के विज्ञान को देखना होगा। हर इंसान के पास दिन भर में ऊर्जा और समय दोनों ही सीमित मात्रा में होते हैं। अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति उस सीमित ऊर्जा को 10 अलग-अलग दिशाओं में बांट देता है, तो वो हर दिशा में सिर्फ एक-एक इंच ही आगे बढ़ पाता है। मतलब प्रोग्रेस ना के बराबर होती है। हाँ, और आज के माहौल में ध्यान भटकाने वाली चीजें या कहें डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। फोन, नोटिफिकेशन, सब कुछ। तो ऐसे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए हमें काम की मात्रा को कम करना होगा, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसमें अपनी इंटेंसिटी यानी तीव्रता को 100% तक बढ़ाना होगा। ओके, 100% इंटेंसिटी। इसे बहुत ही खूबसूरती से डोमिनो इफेक्ट के जरिए समझाया गया है। ओहो, डोमिनो इफेक्ट। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। वो छोटे छोटे आयताकार ब्लॉक्स जो एक लाइन में खड़े होते हैं, सही? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आपके सामने डोमिनो पीसेस की एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, सोच लिया। अब अगर आपको उन सभी को गिराना है, तो क्या आप हर एक पीस के पास जाकर उसे अलग-अलग धक्का देंगे? नहीं, वो तो बेवकूफी होगी। हाँ, आपको सिर्फ उस पूरी लाइन के सबसे पहले डोमिनो को खोजना है और सिर्फ उसे गिराना है। और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। एकदम सही। जैसे ही वो पहला पीस गिरता है, एक पीस दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को, और देखते-देखते वो पूरी की पूरी लाइन अपने आप गिर जाती है। वाह। जीवन में भी हमारी प्रगति इसी तरह काम करती है। अगर हम अपना पहला सही एक्शन ले लें, तो आगे के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मतलब हमारी सारी ऊर्जा उस पहले डोमिनो को पहचानने और उसे गिराने पर केंद्रित होनी चाहिए। बिल्कुल। ये एनालॉजी वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की स्थिति से जोड़ूं, तो ये किसी भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर खड़े उस ट्रैफिक हवलदार की तरह है जो जाम में फंसी हर एक गाड़ी को अलग-अलग रास्ता बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? वो इधर भागता है, उधर भागता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन जाम वही का वहीं रहता है। कोई फायदा नहीं होता। इसके बजाय अगर वो सिर्फ उस एक मुख्य ट्रैफिक सिग्नल के पास जाए और उस एक सड़क को खाली करा दे जहां से असल में रुकावट शुरू हो रही है, यानी वो अपना पहला डोमिनो खोज ले। बिल्कुल, तो पूरा का पूरा जाम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के खुल जाएगा। ये उदाहरण उस सिद्धांत की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। समस्या के मूल कारण को पकड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम उस एक मुख्य रुकावट को हटा देते हैं, तो बाकी का काम उस चेन रिएक्शन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक उलझन सामने आती है। कागज पर या किसी वीडियो में डोमिनो की लाइन देखना बहुत आसान है। वो तो है। लेकिन जब हम अपनी असल जिंदगी में देखते हैं, तो हमारे काम एक सीधी लाइन में नहीं सजे होते।
हमारी टू डू लिस्ट तो एक उलझी हुई भूल भुलैया जैसी होती है। एकदम सही बात है। तो एक आम दिन में हम उस पहले डोमिनो को कैसे पहचानें? वो कौन सा पैमाना है जिससे हम तय करें कि इतनी सारी जरूरी चीजों में से हमारी वन थिंग क्या है? इस उलझन को सुलझाने के लिए ही किताब में एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक टूल दिया गया है, अच्छा, जिसे द वन क्वेश्चन यानी वह एक सवाल कहा गया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक फिल्टर है। वो सवाल क्या है? सवाल कुछ इस तरह है, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी? एक सेकंड, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब चीजें आसान या गैर जरूरी हो जाएंगी? हाँ, ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा है। मैं इसके दो मुख्य शब्दों आसान और गैर जरूरी पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। इसका असल तंत्र या मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इस सवाल का मनोविज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। जब हम सामान्य रूप से अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं तो हम हर काम को बराबर का महत्व देते हैं। हाँ, सब कुछ अर्जेंट लगता है। लेकिन जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप प्राथमिकताएं तय कर रहे होते हैं। आसान होने का मतलब है कि उस एक काम को कर लेने से आपके अगले कदम की राह की रुकावटें हट जाती हैं। समझ गई। और गैर जरूरी का क्या मतलब है? गैर जरूरी होने का मतलब और भी बड़ा है। मान लीजिए आपकी लिस्ट में 10 काम हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सवाल के जरिए उस एक मुख्य काम को खोज लेते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं तो हो सकता है कि नीचे के 7 काम आपको करने ही ना पड़ें। ओहो, मतलब उनका वजूद ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। ये सवाल आपके दिमाग से सारे फालतू शोर को बाहर कर देता है और एक बिल्कुल साफ दिशा देता है। ये एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाला विचार है। मतलब हम सिर्फ कामों को तेजी से खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन कामों को ही लिस्ट से मिटा रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। एकदम सटीक। अब मान लेते हैं कि किसी ने ये सवाल खुद से पूछ लिया। उसने अपना वो पहला डोमिनो खोज लिया और उसे अपनी वो वन थिंग मिल गई। आगे क्या? हाँ, जब वो इंसान उस एक काम को करने के लिए एक कुर्सी पर बैठता है तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि हमारी एक साथ बहुत कुछ करने की जो गहरी आदत है ना, वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा गतिरोध आता है, जिसे मल्टीटास्किंग का भ्रम कहा गया है। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। जी जैसा कि हमने पहले बात की, लोग इसे एक बहुत बड़ी स्किल मानते हैं। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। लेकिन अगर हम न्यूरो साइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान की बात करें तो मल्टीटास्किंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सच में? हाँ, विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में 2 जटिल कार्यों को समानांतर रूप से मतलब पैरेलल प्रोसेस कर ही नहीं सकता। इस बात को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे अगर कोई फोन पर बात करते हुए ईमेल का ड्राफ्ट लिख रहा है तो उसे लगता है कि वो समय बचा रहा है। ये भ्रम कैसे पैदा होता है? ये भ्रम दिमाग की तेजी की वजह से पैदा होता है। असल में जब आप फोन पर बात कर रहे होते हैं और साथ में ईमेल लिख रहे होते हैं तो आप दोनों काम एक साथ नहीं कर रहे होते। तो फिर क्या हो रहा होता है? आपका दिमाग बहुत ही तेजी से एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच कर रहा होता है। अच्छा, स्विच कर रहा होता है। हाँ, वो 1 मिलीसेकंड के लिए फोन की बात पर फोकस करता है, फिर उसे रोककर ईमेल की स्क्रीन पर फोकस करता है। और इस बार-बार स्विच करने की एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में हमारे दिमाग के गियर बार-बार बदल रहे हैं। बिल्कुल। इसे कॉग्निटिव साइंस में स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। स्विचिंग कॉस्ट? ये दिलचस्प है। जब दिमाग एक काम से दूसरे काम पर जाता है तो उसे पहले वाले काम के नियमों को दिमाग से हटाना पड़ता है और दूसरे काम के नियमों को लोड करना पड़ता है। बाप रे, ये तो बहुत थका देने वाला काम होगा दिमाग के लिए, है ना? इस पूरी प्रक्रिया में दिमाग का ग्लूकोज बहुत तेजी से खर्च होता है। इसी वजह से मल्टीटास्किंग के 3 बहुत बड़े और स्पष्ट नुकसान होते हैं। वो क्या है? पहला, आपका फोकस कभी भी गहरा नहीं हो पाता। दूसरा, आपकी गलतियां बढ़ती हैं क्योंकि दिमाग लगातार जानकारी को रीसेट कर रहा है। सही बात है, टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं ऐसे में। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, आपको असल में समय ज्यादा लगता है। ज्यादा लगता है? हाँ, जो काम आप एकाग्र होकर सिर्फ 1 घंटा देकर कर सकते थे, वही काम स्विचिंग के कारण 1.5 या 2 घंटे ले लेता है। वाओ, ये तो एकदम उल्टा हो गया जो हम सोचते थे। इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए सिंगल टास्किंग की ओर लौटना ही एकमात्र विकल्प है। ये वैज्ञानिक कारण वाकई आंखें खोलने वाला है। इससे ये भी समझ आता है कि क्यों हम दिन भर बिजी रहने के बाद शाम को पूरी तरह से थके हुए और खाली महसूस करते हैं, जबकि असल में हमने कुछ खास हासिल नहीं किया होता। एकदम सही पकड़े आप। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सिंगल टास्किंग को आज के शोर शराबे वाले माहौल में लागू कैसे किया जाए,
जब हर तरफ से जानकारी और लोगों की मांगे आ रही हों तो खुद को उस वन थिंग पर कैसे रोके रखें? इसका समाधान एक बहुत ही अचूक तरीके में छिपा है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। टाइम ब्लॉकिंग, इसे विस्तार से समझाइए। ये सामान्य टाइम टेबल बनाने से कैसे अलग है? सामान्य टाइम टेबल में आप बस लिखते हैं कि आप क्या करेंगे। टाइम ब्लॉकिंग में आप अपने दिन का एक विशिष्ट हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपनी उस वन थिंग के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर देते हैं। मतलब वो टाइम ब्लॉक हो गया, किसी और चीज के लिए नहीं है। जी, ये समय किसी अभेद्य किले की तरह सुरक्षित होना चाहिए। इस ब्लॉक के दौरान कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई ईमेल चेक नहीं किया जाएगा और कोई सोशल मीडिया नहीं होगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बिल्कुल। आपका पूरा अस्तित्व उस दौरान सिर्फ उसी एक काम पर डीप फोकस के साथ टिका होना चाहिए। देखिए, सिद्धांत के तौर पर ये बात बहुत ही बेहतरीन लगती है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अच्छा। आज की दुनिया की सच्चाई ये है कि हमारा स्मार्टफोन हमारे शरीर का एक अंग बन चुका है। वो तो है, सच बात है। ऑफिस में बॉस की उम्मीद होती है कि आप 5 मिनट में मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ऐसे माहौल में जहां हर कोई आपकी अटेंशन मांग रहा है, खुद को बाकी दुनिया से काट लेना क्या व्यावहारिक रूप से संभव है? हर इंसान तो इतनी तपस्या नहीं कर सकता। ये डर एकदम जायज है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग टाइम ब्लॉकिंग में फेल हो जाते हैं। अच्छा। और वो सोचते हैं कि वो अपनी इच्छा शक्ति मतलब विल पावर के बल पर फोन को इग्नोर कर देंगे। लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि अगर फोन आपकी आंखों के सामने है तो आपका दिमाग लगातार उसे चेक करने की लालसा से लड़ रहा है। और उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। एकदम, जिसमें आपकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है। इसीलिए इसका समाधान सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं बल्कि अपने वातावरण को डिजाइन करना है। एनवायरनमेंट डिजाइन। वो कैसे? जब आप टाइम ब्लॉक करें तो फोन को सच में दूसरे कमरे में रख दें या इंटरनेट बंद कर दें। मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जी, इसे ऐसे समझें जैसे आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं। जब आप हवा में होते हैं तो दुनिया आपके बिना भी चलती रहती है। हाँ, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ता। आपको अपने टाइम ब्लॉक को एक रोजाना की फ्लाइट की तरह देखना होगा। अरे वाह, ये फ्लाइट वाला नजरिया मुझे बहुत पसंद आया। जब हम ये मान लेते हैं कि हम उपलब्ध ही नहीं है तो काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हर दिन खुद को इस डीप फोकस के लिए तैयार करना एक संघर्ष है। इंसान हर रोज तो इतना मोटिवेटेड महसूस नहीं कर सकता कि वो इस कड़े अनुशासन का पालन करे। और यहीं पर यह किताब एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। कौन सी गलतफहमी? लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए 24 घंटे और 7 दिन बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता किसी बहुत कड़े अनुशासन से नहीं बल्कि आदतों से आती है। हैबिट्स। अनुशासन और आदत, ये दोनों चीजें सुनने में एक जैसी लगती हैं। इनके बीच के अंतर को थोड़ा और गहराई से कैसे समझेंगे? मैं समझाता हूँ। अनुशासन का मतलब है किसी काम को करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर जोर डालना, जो कि बहुत थका देने वाला होता है। हाँ, रोज खुद को पुश करना पड़ता है। लेकिन आदत वो चीज है जो एक बार बन जाए तो फिर उसे करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। बिल्कुल। गैरी केलर कहते हैं कि आपको हमेशा अनुशासन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शुरुआत में कुछ हफ्तों के लिए अपने टाइम ब्लॉक का पालन करने के लिए अनुशासन चाहिए। ओके। जब आप बार बार लगातार अपनी वन थिंग पर काम करने का सही एक्शन लेते हैं तो दिमाग उसे एक आदत में बदल देता है। और एक बार जब वो आदत बन गई फिर वो काम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत या आंतरिक संघर्ष के अपने आप होने लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमें जिंदगी भर अपने ही दिमाग से लड़ने का दबाव नहीं पालना है। बिल्कुल नहीं। हमें बस शुरुआती दिनों में थोड़ी सी तपस्या करनी है ताकि वो प्रक्रिया हमारी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाए। एकदम सही। लेकिन चलिए एक और पहलू पर बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आदतें हम बनाना चाहते हैं या जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें देखकर ही घबराहट होने लगती है। बहुत आम बात है। जैसे किसी को अपनी कंपनी को नेशनल लेवल पर ले जाना है या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। जब मंजिल इतनी विशाल दिखती है तो आज के दिन की वन थिंग तय करना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये घबराहट बहुत स्वाभाविक है। जब हम किसी बहुत बड़े पहाड़ को नीचे से देखते हैं तो उस पर चढ़ना असंभव सा लगता है। बिल्कुल। इसीलिए बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किताब एक और तरीका बताती है, बड़े गोल को छोटे हिस्सों में तोड़ना। इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग? हाँ, आपको पहाड़ की चोटी से पीछे की तरफ सोचना शुरू करना है। चोटी से पीछे की तरफ आना। क्या आप इसे एक उदाहरण के साथ समझा सकते हैं कि ये विचार प्रक्रिया कैसे काम करती है? बिल्कुल। मान लीजिए आपका एक बड़ा लक्ष्य है जिसे हम समडे गोल कहेंगे कि भविष्य में आपको क्या हासिल करना है। ठीक है।
अब आप खुद से पूछिए, उस भविष्य के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे आने वाले 5 सालों में क्या करना होगा। ओके, 5 साल का गोल। जब 5 साल का गोल तय हो जाए तो पूछिए, उस 5 साल के लक्ष्य के लिए मुझे इस साल में क्या करना होगा। फिर 1 साल से और छोटा। हाँ, फिर इस साल के लिए मुझे इस महीने क्या करना होगा, इस महीने के लिए इस हफ्ते क्या करना होगा, और अंततः इस हफ्ते के लक्ष्य के लिए मुझे आज क्या करना होगा। वाओ! ये रिवर्स इंजीनियरिंग आपको उस विशाल और डरावने लक्ष्य से निकालकर आज के एक छोटे, स्पष्ट और करने योग्य काम पर ले आती है। ये बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। मतलब हमें उस बड़े पहाड़ के बारे में सोचना ही छोड़ देना है और सिर्फ अपने अगले कदम पर नजर रखनी है। एकदम सही। और जब आप रोज अपनी वो छोटी सी वन थीम करते हैं तो समय के साथ उसका कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। कंपाउंड इफेक्ट जादू की तरह काम करता है। बिल्कुल। जो रातों रात मिलने वाली सफलता हमें दूसरों की जिंदगी में दूर से दिखाई देती है, वो असल में कोई जादू नहीं होती। हाँ, वो तो बस आइसबर्ग का टिप होता है। जी, वो सालों तक हर दिन लगातार की गई इन्हीं छोटी छोटी आदतों का विशाल परिणाम होती है। लगातार सही दिशा में उठाया गया हर छोटा कदम समय के साथ जोड़कर एक ऐसा असर पैदा करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कंपाउंड इफेक्ट की ये शक्ति सच में बहुत अचूक है। लेकिन इस पूरी चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में एक और सवाल चल रहा है जो शायद कई सुनने वालों के मन में आ रहा होगा। पूछिए। अगर मैं अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा फोकस और टाइम ब्लॉकिंग केवल एक ही चीज पर, मान लीजिए अपने करियर या बिजनेस की ग्रोथ पर लगा दूं, तो क्या मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से पीछे नहीं छूट जाएंगे? ये डर सबको होता है। मतलब मेरे रिश्ते, मेरी सेहत, मेरा परिवार, मेरे शौक। क्या फोकस को इतना नैरो करने से मेरी जिंदगी का पूरा संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे खुशी है कि आपने इसे उठाया। इस पर किताब एक बहुत ही स्पष्ट और शायद कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला नजरिया पेश करती है। वो क्या है? किताब कहती है कि जीवन में परफेक्ट बैलेंस यानी पूर्ण संतुलन हमेशा संभव नहीं होता। हर चीज को हर समय बराबर तवज्जो देना एक मिथक है। अगर पूर्ण संतुलन एक मिथक है तो फिर इसका समाधान क्या है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि सफलता की कीमत के रूप में हमारी जिंदगी के कुछ हिस्से हमेशा अस्त-व्यस्त ही रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कभी-कभी जीवन के किसी एक क्षेत्र को जानबूझकर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ता है। प्रैक्टिकल बात है। जब आप ऑफिस के किसी बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो उस वक्त आपका फोकस पूरी तरह से वहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजों को भूल जाएं। तो फिर बैलेंस कैसे बनेगा? किताब इसे परफेक्ट बैलेंस के बजाय काउंटर बैलेंसिंग कहती है। काउंटर बैलेंसिंग? हाँ, अगर आपने काम पर लंबा समय दिया है तो उसके बाद आपको अपने परिवार या सेहत के लिए भी पूरे फोकस के साथ समय निकालना होगा। अगर आपकी प्राथमिकताएं साफ हों तो लंबी अवधि में जाकर ये सारी चीजें अपने आप संतुलित हो जाती हैं। अरे वाह, ये कॉन्सेप्ट तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये वन थिंग का नियम सिर्फ ऑफिस के काम या बिजनेस तक सीमित नहीं है। हम इसे जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, यही इस विचार की असली ताकत है। आपको बस अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए खुद से वही एक सवाल पूछना है। मतलब हेल्थ के लिए अलग और रिश्तों के लिए अलग? जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूछिए, अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए मेरी आज की वन थिंग क्या है। रिश्तों के क्षेत्र में पूछिए, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ बॉन्ड मजबूत करने के लिए मेरी वन थिंग क्या है। बहुत ही क्लैरिटी आ जाती है इससे। इसी तरह अपनी पर्सनल ग्रोथ या कुछ नया सीखने के लिए भी आप इस नियम को लागू कर सकते हैं। ये बात दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देती है। इसका मतलब है कि हमें हर समय, हर भूमिका में परफेक्ट होने का जो भारी दबाव हम खुद पर डालते हैं, उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। एकदम सही। हमें एक ही समय में बेहतरीन कर्मचारी, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन माता-पिता और फिटनेस मॉडल बनने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस जिस समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सही समय पर उसी चीज को प्राथमिकता देनी है और उस पर अपना 100% फोकस लगाना है। यही वो स्पष्टता है जो हमारे अंदर से उस बिजी रहने की घबराहट को खत्म करती है और हमें एक शांत लेकिन असाधारण रूप से सफल जीवन की ओर ले जाती है। तो हम इस बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब समय आ गया है कि हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें और उन सबसे महत्वपूर्ण बातों को एक साथ रखें जिन्हें सुनने वाले आज ही अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। चलिए आज के मुख्य बिंदुओं का सारांश निकालते हैं। जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बिंदु ये है
कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक साथ बहुत सारे काम करने से फोकस टूटता है, गलतियां होती हैं और दिमागी ऊर्जा बर्बाद होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स केवल सिंगल टास्किंग और एक समय में एक ही चीज पर पूरी तीव्रता से काम करने से आते हैं। बिल्कुल। दूसरा मुख्य बिंदु है अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर रोज अपनी वन थिंग को पहचानें। वो एक सवाल खुद से पूछें जो बाकी चीजों को गैर जरूरी बना दे। सही कहा। और जब वो काम मिल जाए तो उसे पूरा करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का कड़ाई से इस्तेमाल करें। उस ब्लॉक में आपका फोन और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस आपसे बिल्कुल दूर होने चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि सफलता किसी लगातार चलने वाले कड़े अनुशासन से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। बिल्कुल, हैबिट्स इज द की। जी, बड़े लक्ष्यों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आज के छोटे कदम में बदलें। शुरुआत में थोड़ा अनुशासन दिखाएं और फिर वो आदत आपको खुद ब खुद मंजिल तक ले जाएगी। और आखिरी मुख्य बिंदु, परफेक्ट बैलेंस के पीछे भागना छोड़ दें। इसके बजाय जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में स्पष्ट प्राथमिकताओं पर फोकस करें और काउंटर बैलेंसिंग अपनाएं। लंबी अवधि में सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाएगा। ये वो व्यावहारिक और वैज्ञानिक कदम हैं जो कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत अपना सकता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में जाते हुए देख सकता है। इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत ने आपको बिजी रहने और असल में प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क गहराई से समझाया होगा। जी हाँ, हमारे साथ समय बिताने और इन विचारों को इतनी गहराई से समझने के लिए सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसा विचार आपके सामने रखना चाहते हैं जो आपको थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। शुरुआत में हमने बात की थी कि हमारी जिंदगी कितनी जटिल, कितनी भागदौड़ से भरी और थका देने वाली लगती है। हमें लगता है कि सफलता पाने के लिए हमें हर दिन 1000 अलग-अलग चीजें करनी होंगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हम सब बस अपनी जगह पर खड़े होकर बहुत सारा शोर मचा रहे हों और असल में कोई प्रोग्रेस कर ही ना रहे हों? सोचने वाली बात है। सफलता वास्तव में बहुत सरल है, एक समय में एक चीज। तो आज जब आप अपने काम पर वापस लौटें तो बस 2 मिनट शांति से बैठिए और खुद से एक ही सवाल पूछिए, आज आपकी वन थिंग क्या है? और जब वो एक चीज एकदम साफ हो जाए तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा फोकस बस उसी एक चीज पर लगा दीजिए।